मेरी प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, सब भैया बहनी, दीदी दाई, मल्ला जय जोहार, नमस्कार। एक बार मेरे साथ बोलिए, अंगार माता की, दिलाई माता की, छत्तीसगढ़ महतारी जी की, कुमारी शैलजा जी, श्री राजेश तिवारी जी, श्रीमती तारिणी नीलम चंद्राकर जी, श्रीमती अंबिका मारकाम जी, ओंकार साहू जी, सप्तगिरी उल्का जी, शरद लोहाना जी, आप सबका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत। और कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता गण हैं, उनका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मुझे बहुत सारी बहनें दिख रही हैं, आज धूप भी है, आप काफी इंतजार कर रही हैं, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। ये महानदी की उपजाऊ धरती है कुरुद, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है ये नदी। इसकी ही वजह से छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा माना जाता है। ये धान की खेती का ही जिला है। आप सबको तो मालूम ही होगा कि धान के लिए जितना आपको छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, किसी और प्रदेश में इतना नहीं मिल रहा है। शायद आपने सुना होगा कि जब मोदी जी यहां आते हैं तो वो कहते हैं कि वही पैसा भेज रहे हैं इस धान की खरीद के लिए, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि पास में उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार है, वहां आज भी धान 1200-1400 रुपए में खरीदा जा रहा है। और सिर्फ इतना नहीं, लेकिन अगर वाराणसी के किसान से पूछो, और वाराणसी मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, अगर वाराणसी के किसान से पूछो कि तुम्हें कितना मिलता है धान के लिए, तो वो बताएगा कि 1200 से 1400 रुपए मिल रहे हैं। तो ये जो धान के खरीद के पैसे हैं, ये प्रदेश सरकार से ही मिल रहे हैं आपको। और कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो सबसे पहले जो घोषणाएं हैं हमारी कांग्रेस की, वो मैं बताना चाहती हूं, उसके बाद मैं अपना भाषण करूंगी। जो नई घोषणा है उसमें हमने तय किया है कि धान को हम 3200 रुपए में खरीदेंगे प्रति क्विंटल। और आजकल 1 एकड़ में 15 क्विंटल धान खरीदा जाता है ना, इसको बढ़ाकर 20 क्विंटल किया जाएगा। किसान भाइयों, आपके कर्ज माफ किए जाएंगे। पहले भी हमारी सरकार ने किए हैं, दोबारा करेंगे। केजी और पीजी की जो शिक्षा है बच्चों के लिए, वो मुफ्त होगी। सभी सरकारी स्कूल जितने भी हैं प्रदेश में, उन्हें अपग्रेड किया जाएगा और उनको आत्मानंद स्कूल बनाया जाएगा। आपने आत्मानंद स्कूलों के बारे में सुना है? सुना है? अच्छी पढ़ाई होती है, उसमें इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई है। सभी सरकारी स्कूलों को अब आत्मानंद स्कूल बनाया जाएगा। तेंदुपत्ता प्रतिमानक बोरा की दर 6000 रुपए की जाएगी और 4000 रुपए सालाना बोनस भी मिलेगा। भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे और 200 यूनिट बिजली सबको फ्री मिलेगी। बहनें, जब आप सिलेंडर को भरने ले जाएंगी तो आपको 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 17.5 लाख गरीबों को आवास मिलेंगे। जो वन उपज के लिए आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, आज छत्तीसगढ़ में 67 वन उपजों के लिए समर्थन मूल्य मिल रहा है। ये और कहीं नहीं होता है, यही हो रहा है आपके प्रदेश में। जो मिल रहा है उसके अतिरिक्त 10 रुपए मिलेंगे। 10 लाख रुपए तक आपका मुफ्त इलाज किया जाएगा। सड़क हादसे या आकस्मिक घटनाओं से अगर आपको कुछ हो जाए तो सारे का सारा आपका इलाज मुफ्त होगा।
तीवरा फसल को भी एमएसपी के जरिए खरीदा जाएगा। मतलब तीवरा के लिए भी आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। 700 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, अभी तक 300 बनाए गए हैं, इनसे आपकी बहुत सुविधा होती है। 700 और बनाए जाएंगे इन 5 सालों में, अगले 5 सालों में। महिलाओं के स्वयंसेवा समूह और सक्षम योजना के कर्ज माफ होंगे। युवाओं को उद्योग हेतु 50% सब्सिडी के साथ सीधा ऋण मिलेगा। प्रदेश में जाति जनगणना की जाएगी, इसके बारे में और मैं अपने भाषण में भी आपको बताऊंगी। और अंत्येष्टि संस्कार में जो आवश्यक सामग्री होती है, लकड़ी आदि, वो सरकार आपको देगी। तो ये तो हुई हमारी घोषणाएं। अब मन में बात आती है कि यहां मंच पे खड़े होकर तो सारे राजनीतिक दल के नेता बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि नहीं? भाजपा वाले भी करते हैं, है ना? तो आपको कैसे पता चलता है कि जो घोषणा हो रही है उसे पूरा करेगा ये नेता, ये पार्टी उसे पूरा करेगी कि नहीं? इसकी आप तुलना कैसे कर सकते हैं कि जो भाजपा वाले कह रहे हैं वो करेंगे, ये कांग्रेस वाले जो कह रहे हैं वो करेंगे, या फिर सभी नेता घोषणा करके चले जाते हैं और चुनाव के बाद में हमको भूल जाएंगे? आप बताओ, आपको कैसे पता चलेगा? सही घोषणा करती है। आपको भरोसा है कांग्रेस में? भरोसा है? क्यों है भरोसा? बघेल जी की वजह से? बघेल जी और वजह है कोई? राहुल जी की वजह से? और वजह बताओ। सबसे बड़ी वजह यह है, अगर आप आज कह रहे हो कि आपको भरोसा है सरकार में, तो इसका कोई आधार होगा, इसकी वजह होगी। और हां, नेताओं में तो आप भरोसा करते हैं। कांग्रेस के नेताओं में महात्मा गांधी जी से लेकर आज तक जनता ने हमेशा भरोसा किया है, लेकिन उसका एक आधार होता है। और आधार अक्सर ज्यादातर यही होता है कि उस नेता ने या उस सरकार ने या उस राजनीतिक दल ने कुछ काम करके आपको दिखाया होगा। जब आपका जीवन बदलता है, जब आपके जीवन में तरक्की आती है, तभी आप भरोसा करने लगते हो। जब आपके सामने घोषणाएं होती हैं और आपको दिखता है कि हाँ, वाकई ये घोषणा पूरी हो गई। अच्छा, पिछले चुनाव में बघेल जी, राहुल जी ने कहा था कि किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, और उसके 24 घंटे बाद जब सरकार बनी, 24 घंटे बाद ही कर्ज माफ होने शुरू हो गए। ये बात आपको याद होगी। तो आप मन में सोचते हैं, अच्छा इन्होंने तो पहले करके दिखाया है, अच्छा हमारा जीवन थोड़ा सा बेहतर हो गया है। या आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत संघर्ष है, बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन फिर भी सरकार आपकी सहायता करने की कोशिश कर रही है। तभी आप में, आपके दिलों में ये श्रद्धा, भरोसा, ये भावनाएं पैदा होती हैं एक नेता के प्रति और एक राजनीतिक दल के प्रति। तो आज अगर हम यहाँ खड़े होकर कुछ घोषणाएं कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी यही बात है कि हम भी आप में भरोसा करते हैं और आप हम में भरोसा करते हैं। अब यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, उनमें से एक प्रत्याशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो है उससे जुड़ जाओ। ठीक है, अच्छी बात है। ये विचारधारा क्या है? ये कौन सी विचारधारा है जिससे हम चाहते हैं कि आप जुड़ें? इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारी जो विचारधारा है उसकी नींव स्वतंत्रता के संग्राम में डली, जिसमें आप सबके पुरखों ने भाग लिया। क्योंकि स्वतंत्रता का संग्राम जो था, वो सिर्फ नेताओं ने वो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, वो पूरी जनता ने लड़ी। आपके जो दादा परदादा हैं, नाना नानियां हैं,
वो भी इसमें उन्होंने भाग लिया और वो भी लड़े इस देश की आजादी के लिए। और उनकी विचारधारा क्या थी? सत्य, मतलब सच्चाई होनी चाहिए सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, देश के जीवन में, जनता के जीवन में सत्य की जगह होनी चाहिए। कोई नेता आपके सामने आकर कुछ झूठ बोल के चले गया, हमारी विचारधारा के मुताबिक ये गलत है। किसी नेता ने ऐसी घोषणा कर दी जो पूरा नहीं करना चाहता, लेकिन कर दी कि भाई चुनाव आ रहा है, ये हमारी विचारधारा के खिलाफ है। किसी दो भाइयों को लड़ा दिया या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लड़ा दिया जनता को, और उसमें से राजनीतिक फायदा लिया कि भाई देखो इन दोनों धर्मों को लड़ा देंगे तो ये सारा एक धर्म हमारे लिए वोट दे देगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, जनता जाए भाड़ में। ये हमारी विचारधारा के एकदम खिलाफ है। हम चाहते हैं कि सब एकजुट हों, कि सब एक साथ आगे बढ़ें, कि लड़ाई फूट, हम समझते हैं देखिए कि लड़ाई फूट फैलाने से नुकसान किसका होता है। आज तक आप बता दो मुझे, कहीं लड़ाई हुई, कहीं झगड़ा हुआ, कहीं दंगा फसाद हुआ और किसी नेता का नुकसान हुआ? बता दो, कोई बता सकता है? कोई ऐसा, कभी ऐसा कोई हादसा हुआ जिससे नेता का नुकसान हुआ? नहीं होता बहनों और भाइयों। लड़ाइयों से, झगड़ों से, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जब फूट होती है, हिंसा होती है, सिर्फ आपका नुकसान होता है। जो सबसे गरीब, उसका सबसे ज्यादा नुकसान। तो ये लड़ाई झगड़ा करना हमारे विचारधारा के खिलाफ है। सबसे बड़ी बात क्या है हमारी विचारधारा में, जो गांधी जी ने कही थी? गांधी जी ने कहा था कि गांव को मजबूत बनाओ, गांव को सशक्त बनाओ, जनता का जो पैसा है, जो जनता की संपत्ति है, वो वापस जनता की जेब में डालो। सबसे बड़ा जो हमारी विचारधारा की जो सबसे बड़ी चीज है वह यही है कि ये देश जनता का है। इस देश को जनता ने आजाद किया, इस देश को जनता ने बनाया। किसान की मेहनत ने, मेरी बहनों की मेहनत ने, मजदूरों की मेहनत ने, छोटे छोटे उद्योगपतियों की मेहनत ने, नौजवानों की मेहनत ने, जो हमारी सेना के जवान हैं जो सरहद पर खड़े होते हैं, इनकी श्रद्धा और इनकी मेहनत से ये देश बनाया गया। इसीलिए हमारी विचारधारा सबसे पहले ये कहती है कि देश में जनता सर्वोपरि है। कोई नेता जनता से बड़ा नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो सर्वज्ञानी है, जिसके हाथों में सारी सत्ता केंद्रित हो। हमारी विचारधारा कहती है कि देश में सबसे ज्यादा शक्ति, सबसे ज्यादा सत्ता और देश की संपत्ति, तीनों देश की जनता के हाथों में होनी चाहिए। तो ये हमारे पार्टी की विचारधारा है। और जब आप कहते हैं इससे जुड़िए, तो इसी की बात कर रहे हैं। और मुझे बहुत गर्व है और खुशी है कि आज छत्तीसगढ़ का जो प्रदेश है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाकर इस विचारधारा से इस तरह जुड़ गया है कि इसकी बहुत तेजी से तरक्की होने वाली है। अब कैसे जुड़ा? क्योंकि जितनी भी सरकार की जो नीतियां हैं, प्रदेश की सरकार की, जो भूपेश काका की नीतियां हैं और कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं, वो सब इसी विचारधारा से जुड़ी हैं। और सबकी यही, उसके नीचे यही सोच है, उनका आधार यही है कि आपका पैसा आपके जेब में जाना चाहिए। अब आप कहेंगे भाई कैसे हुआ ये? तो सोचिए, 5 सालों में 2.25 लाख करोड़ रुपए जनता के खातों में सीधे गए हैं। 2.25 लाख करोड़ रुपए 5 सालों में छत्तीसगढ़ के लाखों लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। खेती करने वालों की संख्या बढ़ गई है। आप आगे पीछे जो प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए,
कोई खेती किसानी नहीं करना चाहता आजकल, मजबूरी से कर रहा है क्योंकि उसमें कमाई नहीं हो रही है उसकी। आज छत्तीसगढ़ में आपकी कमाई हो रही है और कमाई इस तरह हो रही है कि जो पलायन करके गए हैं वो कहते हैं कि हम वापस आके मदद करेंगे, घर जाएंगे, खेती किसानी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी खेती किसानी से कमाई हो रही है। यहाँ का किसान खुश है। देश भर में किसान रो रहा है, आत्महत्या कर रहा है। आपने खुद देखा कि जब किसानों ने आंदोलन किया, किसने सुनवाई की उनकी? किसी ने सुनवाई नहीं की। ठंड में बैठे रहे, खाना पीना नहीं था, लेकिन लाखों किसान बैठे रहे कि हमारे ये जो काले कानून हैं इनको वापस लो। मोदी जी अपने घर से निकल के नहीं आए, जबकि उनसे 2-3 किलोमीटर दूर लाखों किसान बैठे थे। किसान शहीद हुए, सैकड़ों किसान शहीद हुए, कोई बात करने तक नहीं आया। आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि देश का किसान कितना परेशान है। आपने खुद अपनी आंखों से यह भी देखा कि जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा था, जैसे यहां विधानसभा चुनाव है, उस समय उत्तर प्रदेश का था, जैसे ही चुनाव नजदीक आने लगा बहनों, तब अचानक वो काले कानून वापस ले लिए। चुनाव तक न कोई आया सुनने के लिए, न कोई आया सहायता करने के लिए। सैकड़ों किसान मर गए, उनको उनकी शहादत की कोई कदर नहीं की, बल्कि उनके मंत्री के बेटे ने 6-6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचल दिया और उस मंत्री को अपने साथ मंच पे बिठाते थे। कुछ नहीं किया बहनों और भाइयों 2 सालों के लिए। लेकिन जब चुनाव आने लगा तब घबरा गए कि भाई चुनाव आ रहा है, कुछ करना पड़ेगा, काले कानून वापस ले लिए। ये हमारी विचारधारा नहीं है। हमारी विचारधारा ये है कि आपको सशक्त करना है। इसीलिए आज छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल है। आज ये मात्र एक प्रदेश है जिसमें वन उपजों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। 67 वन उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य आज छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। धान का समर्थन मूल्य जो है यहां से ज्यादा किसी और प्रदेश में नहीं है। मैं जब जाती हूं प्रचार करने अन्य प्रदेशों में, मैं कहती हूं छत्तीसगढ़ को देखो, वहां 2400 रुपए मिल रहे हैं, तुम्हें 1200 मिल रहे हैं। अपनी सरकार से पूछो कि अगर छत्तीसगढ़ में मिल सकता है तो वहां क्यों नहीं, तुम्हारे यहां क्यों नहीं मिल सकता। यहां जब सरकार ने देखा कि आवारा पशु की समस्या है तो उसको सुलझाने के लिए गौठान बनाए, 10,000 गौठान बनाए। और मेरी बहनें यहां बैठी हैं, ये बताएंगी कि इससे आपको कितनी सुविधा मिली है। मैं ऐसी बहनों से मिली हूं जो लाखों कमा रही हैं, सिर्फ गौठान में जो रोजगार मिला है, जो स्वयं सेवा समूह कर रही हैं, उसमें से गोबर खरीदा जा रहा है। जब पहली बार मैंने ये बात उत्तर प्रदेश में की तो पता है लोग हंसने लगे। मैंने कहा छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार गोबर खरीद रही है ताकि आवारा पशु को आप घर में रखें और आप उसको या गौठान में रखें और उसको संभालें और उसके गोबर के लिए आपको पैसा मिल रहा है। तो लोग हंसे मेरी बातों पे, उनको यकीन नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है कि एक सरकार ने इतनी गहराई से आपकी समस्या को सुलझाने की कोशिश की। उनको तो समझ में ही नहीं आई ये बात। वो बेचारे तो दिन रात खेती में बैठते थे। महिलाएं पूरे दिन, बहनें पूरे दिन बैठती थी धूप में अपनी खेतों की रखवाली करने के लिए, और जब घर आती थी घर का काम को निपटना, बच्चों की परवरिश करना। जब घर आती थी तो उनके पति, मेरे किसान भाई, रात भर पहरेदारी करने के लिए खेतों में बैठे रहते थे। ये स्थिति है आसपास के प्रदेशों में। यहां जहां आपके लिए मोबाइल अस्पताल बनाए गए जिससे 1 करोड़ से अधिक लोगों को सुविधा मिली, जहां कांग्रेस के अन्य प्रदेशों में 25-25 लाख तक मुफ्त इलाज हो रहा है, आप भाजपा के प्रदेशों में देखिए, जैसे ही कोई बीमार पड़ता है तो दिल में इतनी घबराहट, इतना टेंशन होता है कि किस तरह से इलाज कराएंगे।
सरकार से कोई सुविधा नहीं मिलती। जो अस्पताल थे आप मध्य प्रदेश में देखिए, भाजपा की सरकार है, आपको मालूम है कि वहां की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है हर स्तर पर उसमें पद खाली हैं। अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर नहीं मिलता, मजबूरी में प्राइवेट जाना पड़ता है, प्राइवेट में खर्चा करना पड़ता है, कोई जमीन बेचता है, कोई कुछ और बेचता है अपना इलाज कराने के लिए, जबकि सरकार का काम है कि आपके जीवन की मुश्किलों में आपका साथ दे। वो भूल गए हैं क्योंकि उनकी विचारधारा ये नहीं है। उनका क्या हो गया है बहनों और भाइयों, एक बुरी आदत डल गई है, और ये आदत डल गई है कि चुनाव आते हैं, खोखली घोषणाएं हो जाती हैं। चुनाव की तैयारी में लोगों को लड़ाया जाता है, धर्म की बात शुरू हो जाती है। धर्म की बात देखिए, कोई भी करता है तो हम हिंदुस्तानी हैं, हम सबके दिल में ये बात जरूर हमें लगती है। तो ये क्या करते हैं, ये धर्म की बात शुरू करते हैं, आपको उकसाते हैं, आपके जज्बातों को उभारते हैं और उसके आधार पर आपका वोट लेते हैं। मैं ऐसे लोगों के घरों में गई हूं, गांव में, जिससे मैं पूछती हूं कि दीदी आप इनको वोट क्यों दे रही हैं? आपके यहाँ तो पानी नहीं आ रहा है, आप खेती कर रही हैं, आपकी कमाई नहीं है, आपकी धान की कीमत नहीं मिल रही है, बिजली बिल, ऐसी बिजली बिल आई थी उस महिला के घर में, हजारों की बिजली बिल, कहती है मैं तो बल्ब भी नहीं जलाया दीदी लेकिन बिल आ गई। तो मैं पूछती हूँ कि क्यों दे रही हो तुम वोट? और कहती है कि धर्म के लिए, वो धर्म की बात करते हैं ना दीदी। तो कैसे समझाएं हम आपको कि ये जो वोट है आपका इतना कीमती है? ये सारी बातें आपके ध्यान को भटकाने के लिए की जाती हैं। वोट जो आपका है ना इतना कीमती इसलिए है क्योंकि आपके भविष्य बनाने वाला औजार है एक। इसको आप समझदारी से देंगे तो 5 साल आप तरक्की करेंगे। इसको आप अगर इन उलझनों में पढ़ के देंगे कि किसी ने धर्म की बात कर ली, किसी ने जाति की बात कर ली, किसी ने कोई झूठी घोषणा कर ली, तो आप तरक्की नहीं करेंगे, नुकसान सहेंगे, संघर्ष करेंगे। तो ये बहुत कीमती चीज है ये वोट, और इसको बहुत जिम्मेदारी से और गहराई से सब कुछ समझ के देना चाहिए। अगर आपको कल लगे कि भाई ये प्रियंका गांधी आई थी, बहुत सारी चीजें बोली, लेकिन हमें जमीन पे तो नहीं दिख रही, भाई ये कह रही हैं कि ऐसे गोठान थे, ऐसे रोजगार मिल रहे हैं, लेकिन हमें तो नहीं मिला, तो मत दीजिए वोट। मेरे कहने पे, किसी नेता के कहने पे मत दीजिए, आप अपने अनुभव पर दीजिए। ये नौजवान खड़े हैं, आप अपने अनुभव से गहराई से सोच के कि भाई क्या छत्तीसगढ़ का नाम आज अगर देश में पहचाना जा रहा है तो क्या हिंसा के लिए, भ्रष्टाचार के लिए है कि हमारी तरक्की के लिए आज पहचाना जा रहा है? तो आपको लगे कि हाँ, आजकल हम जाते हैं अन्य प्रदेशों में तो लोग कहते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ अच्छी जगह है, छत्तीसगढ़ में विकास हो रहा है। तो आप खुद अपने अनुभव से जाने ना कि हाँ, हमारे प्रदेश में कुछ अच्छा काम तो हुआ होगा कि सब अलग अलग प्रदेशों में लोग हमारा नाम विकास से जोड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा धान के खरीद के दाम से जोड़ रहे हैं, सबसे कम बेरोजगारी से जोड़ रहे हैं। आज आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी का दर है। भाजपा के प्रदेशों में इतनी बुरी हालत है कि मैं सोचती हूँ कि किस मुंह से वोट मांगते हैं ये लोग। मध्य प्रदेश में 3-3.5 सालों से इनकी सरकार ने 21 रोजगार दिए हैं। 2100 नहीं, 21,000 नहीं, 21 रोजगार। यहां पे बेरोजगारी का दर पूरे देश में सबसे कम छत्तीसगढ़ में है। आप सोचिए कि किस मुंह से ये वोट मांगने आते हैं। चुनाव आता है, बड़ी बड़ी घोषणाएं। अब एक बड़ी वो महिला आरक्षण बिल ले आए, सारी महिलाएं सोच रही हैं कि हमें आरक्षण मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे, हमारी तरक्की होगी। और मीडिया वाले मेरे दोस्त जो यहाँ खड़े हैं, इन्होंने बड़ी इवेंटबाजी की, खूब पब्लिसिटी की, सबने देखा कि भैया आरक्षण आ गए महिलाओं के लिए, बहुत खुशी फैली देश में। फिर पता चला कि 10 सालों के लिए ये लागू ही नहीं होंगे।
ये आरक्षण 10 सालों के लिए तो महिलाओं को दिखेंगे ही नहीं। और जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि ओबीसी का उसमें आरक्षण होना चाहिए महिलाओं के लिए भी, तो आप पीछे हटने लगते हैं। जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो आप पीछे हटते हैं। अब इतने सालों से तो मोदी जी खुद ही कह रहे हैं कि हम ओबीसी हैं और ओबीसी का विकास हम कराएंगे। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई गिनो देश में कितने ओबीसी हैं, गिनो देश में कितने दलित हैं, गिनो देश में कितने आदिवासी हैं, कितनी जनजाति हैं, गिनो ना। क्योंकि अगर गिनोगे नहीं तो मदद कैसे करोगे? अगर मुझे मालूम नहीं कि इस भीड़ में 100 ऐसे लोग हैं जो गरीब से गरीब हैं, और मुझे मालूम नहीं कि इनके पेट में खाना भी नहीं जाता, इनकी खेती भी नहीं हो रही है, मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं है इनके पास। मान लो मैं यहाँ आई, इस भीड़ को मैंने देख लिया, मैं कहती हूँ कि मैं इस भीड़ के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और मुझे मालूम नहीं है कि इसमें 100 सबसे गरीब हैं जिनके पास कुछ नहीं है, पुश्तों से कुछ नहीं मिला, और मुझे मालूम नहीं है कि इस भीड़ में 200 बढ़ाई बैठे हैं, और इनकी सुविधा के लिए अगर मैं एक ऐसा कार्यक्रम बना लूं, ऐसा स्कीम बना लूं जिससे इनको जो औजार हैं जो इस्तेमाल करते हैं इनमें सुविधा हो जाए, या इनकी कमाई बढ़ जाए, या इनके छोटे छोटे उद्योग ये खुद बना पाए। अगर मुझे मालूम ही नहीं होगा कि इसमें 100 बढ़ाई हैं, 100 गरीब हैं, 100 ऐसे लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, तो मैं स्कीम कैसे बनाऊंगी, मैं नीतियां कैसे बनाऊंगी? मैं तो ऐसे बना दूंगी जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि समाज के किस हिस्से को सबसे ज्यादा जरूरत है या नहीं। फिर प्रतिनिधित्व कैसे होगा? बिहार में गिनती हुई 84% ओबीसी SC ST निकले। अब आप देखिए, बड़ी बड़ी मीडिया की कंपनी है, इनके जो मालिक हैं इनमें से क्या 84% दलित, ओबीसी, SC ST है? नहीं। फिर आप देखिए, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं, क्या इनमें प्रतिनिधित्व है? नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर? नहीं। सरकारें बड़ी बड़ी जो अधिकारी हैं, जो सचिव हैं सरकार के? नहीं। तो फिर हम एकता, हम सबकी तरक्की की बात कैसे कर सकते हैं? तो हम कह रहे हैं भाई गिनती करो, गिनती करोगे तो पता चलेगा। भाजपा वाले कह रहे हैं हम सबका विकास करेंगे लेकिन सबकी गिनती नहीं करेंगे। डर गए, क्योंकि भाई गिनती करोगे तो सही मायने पे धरातल पे गहराई से काम करना पड़ेगा। इस देश की संपत्ति ये लोग अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को दे रहे हैं, ये इनकी संपत्ति नहीं है जो जिस तरह से ये बेच रहे हैं इसे कौड़ियों के दाम पे। आप जितनी बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां लें, सारों को देखिए, रेलवेज, BHEL, HAL, सबको देखिए, आज किसके हाथों में है? कल तक आपके हाथों में थी। कल तक आप कहते थे हमें इन कंपनियों में नौकरी दिलवाइए क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए। आज किसके हाथों में है बताइए? देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे किसके हाथों में है? तो सब कुछ अडानी के हाथों में है। कौन है ये अडानी? कौन है? इस देश का गरीब है, इस देश का किसान है, इस देश का मजदूर है। कौन है और क्या बनाता है? एक जमाने में बड़े बड़े उद्योगपति टाटा बिरला होते थे, अभी भी है, लेकिन एक जमाने में आपको मालूम था कि भाई टाटा ट्रक बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं। दांत मंजन कौन बनाता है? हम जब दुकान जाते हैं बर्तन कौन बना रहा है? कपड़ा कौन बना रहा है? आप जानते थे कि ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये काम करते हैं और ये हमारी सुविधा के काम है। जो बनाते हैं वो चीजें हमारी काम आती हैं। आज बताइए जी, अडानी अंबानी जी क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? कोई बताएगा क्या बनाते हैं? कोई बताएगा कितने मजदूर काम करते हैं इनके लिए?
कितने जॉब देते हैं आपको, कोई बता सकता है? कुछ नहीं, आप बता नहीं सकते। कुछ बनाते नहीं है बहनों और भाइयों, जो आपका था वो ले लिया है, आपके लिए कुछ नहीं बन रहा है। और ये आपकी संपत्ति थी, ये आपकी संपत्ति थी जो आपके जेब में जानी चाहिए थी। ये आपकी संपत्ति है जिससे 8,000 करोड़ का हवाई जहाज प्रधानमंत्री अपने लिए दुनिया भर में घूमने के लिए खरीदता है। 2 खरीदे हैं, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज, खुद घूमते हैं पूरी दुनिया में। ये आपकी संपत्ति थी जिसमें से उन्होंने कहा कि एक बड़ा सा हॉल बनेगा दिल्ली में, 27,000 करोड़। 27,000 करोड़, आप सोच भी सकते हैं कितना पैसा है ये। जब मैं यूपी में काम कर रही थी, गन्ने का जो बकाया था 15,000 करोड़ था। किसान आंदोलन कर रहे थे, उस समय मोदी जी की सरकार ने कहा इनके बकाये के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। इनके बकाये के लिए पैसे नहीं थे। 16,000 करोड़ का हवाई जहाज खुद खरीद लिया, 20,000 करोड़ का संसद नया बना दिया जो अच्छा खासा 70 सालों से चल रहा था। एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया दिल्ली में, नाम भूल गई हूं मैं उसका, 27,000 करोड़ उसमें खर्चे। G20 में दुनिया भर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों को बुलाया, अपना बड़ा इवेंट किया, अपना मान सम्मान बढ़ाया, ठीक है, देश का भी बढ़ा, अच्छा है। लेकिन इतना खर्चा, इतना खर्चा, हर चीज में हजारों करोड़ रुपए, किसके पैसे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूं, किसके पैसे हैं? किसके? अडानी के? किसके? मोदी जी के? फिर किसके? रमन सिंह जी के? नहीं, किसके? आपके पैसे। आपके पैसे हैं ये जो इनकी जेब में जा रहे हैं, आपके पैसे हैं। सतर्क बन जाइए। ये जो कहते हैं ना कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के पैसे नहीं हैं, इनसे कहिए उन उद्योगपतियों के कर्जे माफ करना बंद करें, किसानों के कर्ज माफ करें और पेंशन दें सबको। हिम्मत है? नहीं है, क्योंकि मेरे भाई सही कहते हैं, आज तो ये खुद ही सरकार नहीं चला रहे हैं, इनकी सरकार भी अडानी जी चला रहे हैं। डरते हैं ये उनसे। हिम्मत नहीं है बहनों और भाइयों, और आपकी संपत्ति छीनी जा रही है। ये भाजपा की जहां जहां सरकारें हैं, गरीब से, किसान से, मजदूर से, मिडिल क्लास से संपत्ति छीनकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिल रही है। आप ध्यान से इनकी बातों को सुने, आप इनकी घोषणाओं को देखिए, आप इनकी सरकार के कार्यकाल को समझिए, तो यही बात समझ में आएगी। और जब मैं कहती हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने आपकी संपत्ति वापस आपके जेब में डाली है, तो मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि ऐसी स्कीमें बनी हैं जिससे आपके गांव मजबूत हुए हैं, जिससे आपको ग्रामीण रोजगार मिला है, जिससे आपके किसान मजबूत हुए हैं, जिससे मेरी बहनें मजबूत बनी हैं कि गर्व से खड़ी होकर कह सकती हैं मैं 1 लाख रुपए कमाती हूं गोठान में काम करके, कि मेरा स्वयं सेवा समूह 6 लाख रुपए कमाता है। गर्व से खड़ी होती हैं। आज छत्तीसगढ़ को पूरा देश देखता है। दुनिया भर के जितने भी आदिवासी लोग हैं वो छत्तीसगढ़ की ओर देखते हैं। आज बस्तर का नाम हिंसा से नहीं जुड़ा, आज बस्तर का नाम मिलेट से जुड़ गया है, रागी से जुड़ गया है। ये रागी दुनिया की बड़ी बड़ी दुकानों में बिक रही है, मेरे घर में मैं खाती हूं आपकी उगाई हुई रागी। क्योंकि छत्तीसगढ़ में, बस्तर में समस्या थी, सरकार ने कहा हम इसको सशक्त बनाएंगे, बस्तर के लोगों को सशक्त बनाएंगे। सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग का प्लांट लगा दिया। आज जो आपकी उपज है, मिलेट, कोदा, ये सब दुनिया भर में बिक रही है। अच्छी पैकेजिंग हो रही है, अच्छी मार्केटिंग हो रही है। देश भर आपकी तरफ, देश भर से नौजवान आपकी तरफ देखता है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी कम है। आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं उनका मानदेय बढ़ाया,
दाई दीदी क्लिनिक शुरू कराई, सरकारी कॉलेज में लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा दिलवाई, स्वामी आत्मानंद स्कूलों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, बेटियों की शादी के लिए पैसे दिए। ये किसके पैसे हैं? ये किसके पैसे हैं जो आपको मिल रहे हैं? आपके पैसे हैं, ये आपका हक है, आपका अधिकार है। इसलिए कांग्रेस आपके हक और आपके अधिकार को पहचान के ये पैसे आपको लौटा रही है। समझिए इस बात को कि जितना काम आपके लिए यहां हुआ है, सबसे पहले तो आपने हम सबको इस काबिल बनाया क्योंकि आपने हमारी सरकार चुनी, आपने कांग्रेस को अपना वोट दिया। कांग्रेस की सही विचारधारा है आपको मजबूत बनाने की, आपको रोजगार दिलवाने की, आपको बढ़ती हुई महंगाई से बचाने की। इसीलिए आपके लिए काम हुआ। बाकी प्रदेशों में लोग जूझ रहे हैं महंगाई से। दिवाली आने वाली है, लोग मनाना चाहते हैं, घर में मेहमान आएंगे, मेहमानों के लिए खाना पकाना पड़ेगा, मेहमानों को अच्छा घर साफ सुथरा बनाकर दिखाना पड़ेगा, लिपाई पुताई करनी पड़ेगी, धनतेरस पे कुछ खरीदना पड़ेगा। आज देश भर में ये समस्या बन गई है, त्योहार नहीं, ये समस्या बन गई है कि अरे दिवाली आ रही है, हम क्या करेंगे, महंगाई इतनी है, हम कैसे दुकान कैसे जाएंगे, कैसे खरीदेंगे, कैसे तैयारी करेंगे। ये समस्या बन गई है क्योंकि केंद्र की सरकार ने महंगाई को बढ़ने इस कदर बढ़ने दिया है और कुछ किया नहीं है उसको रोकने के लिए। और ये ऐसे हैं कि जब चुनाव आता है तो घोषणा करते हैं कि सिलेंडर कम का मिलेगा। क्यों भाई, 5 सालों से क्या महंगाई नहीं थी? 1200 का सिलेंडर मिल रहा है अन्य प्रदेशों में, यहां पे भी मिल रहा था 1200 का। अब चुनाव आ रहे हैं तो सब जगह घोषणा कर रहे हैं कि भाई 400 में ले लो, 500 में ले लो। क्यों भाई, 1200 में कौन दे रहा था? कोई और भी दे रहा था? तुम ही तो दे रहे थे 1200 में। तुम्ही ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ रहा है, कह रहे हो कि महिलाओं के लिए हम पैसे डालेंगे हर महीने। कमाल है, बेवकूफ समझ रखा है जनता को। तो भैया इनको दिखा दो, इनको दिखा दो कि कितना विवेक होता है जनता में, इनको दिखा दो कि कितनी शक्ति होती है जनता में, इनको दिखा दो कि कितने समझदार हो। आपके सामने किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए खोखली घोषणाएं करने के लिए। आपने हमेशा सही निर्णय लिया है। आज मैं यहां आती हूं, सब कहते हैं इंदिरा गांधी आ गई, कहते हैं। मैं इंदिरा गांधी नहीं हूं, इंदिरा गांधी नहीं हूं। इंदिरा गांधी जी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, दिन रात एक की आपको आगे बढ़ाने के लिए। इंदिरा गांधी जी वो शख्सियत थी जो आपके सामने अगर आकर कुछ कहती थी तो करके दिखाती थी। इसीलिए उनकी मृत्यु के 30 साल से ज्यादा, शायद 40 साल गुजरने वाले हैं, लेकिन आज भी आप उनको याद करते हैं क्योंकि आपके दिलों में उनके लिए श्रद्धा है, लेकिन उनके दिल में आपके लिए श्रद्धा थी। वही श्रद्धा उन्होंने हमें दी आपके लिए अपने दिलों में। वही श्रद्धा कांग्रेस के नेताओं के दिलों में होनी चाहिए। अगर आप सोच समझ के, पूरे विवेक से, गहराई से सब कुछ देख के, अपने ही अनुभव से अपना वोट डालें ना, तो आप गलती नहीं करेंगे, तो आप अपने भविष्य को मजबूत ही बनाएंगे। आप देखिए इन्होंने काम क्या किया, तब आप गलती नहीं कर सकते।
अगर आपके मन में इंदिरा गांधी के लिए श्रद्धा है तो उसकी वजह है। अगर आप भूपेश बघेल जी में भरोसा करते हैं तो उसकी वजह है। अगर आप राहुल गांधी में भरोसा करते हैं तो उसकी वजह है। ये इंसान 4000 किलोमीटर चला है, ये देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चला है, सिर्फ आपको ये कहने के लिए कि भाइयों और बहनों, इस देश की राजनीति को भटकने मत दो, इस देश की एकता को टूटने मत दो। भारत जोड़ो यात्रा करता है ये कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, ये आपका देश है, ये आपका प्रदेश है, इसकी हिफाजत आपके हाथों में है। अपनी जिम्मेदारी को समझो, आंख मूंद के अपना वोट कभी मत दो। सिर्फ ये कहने के लिए कि ऐसी राजनीति को मजबूत करो जो आपकी तरक्की लाए, जो आपकी संपत्ति आपके हाथों में दे, जो आपके लिए दिन रात काम करे, जो आपको ही सर्वोपरि बना के रखे। इसीलिए आज मैं आपसे वोट नहीं मांग रही हूं, मैं जागरूकता मांग रही हूं, मैं आपका विवेक मांग रही हूं, और मैं ये मांग रही हूं कि सच्चाई को समझो। आज जहां आपका प्रदेश खड़ा है, इसे नहीं समझोगे तो फिर से खाई में डाल दोगे इसे। फिर से छत्तीसगढ़ सिर्फ हिंसा और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाएगा। लेकिन आज वो मौका है कि 5 साल आगे हैं तुम्हारे, 5 सालों में बच्चों का भविष्य मजबूत बनाओ, बहनों का भविष्य मजबूत बनाओ, किसान को खुशहाल रखो, नौजवानों को रोजगार दिलवाओ और अपने प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाते चले जाओ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों में दिवाली है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब खुशी से मनाना है इस पर्व को और खूब खुश रहना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।